गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास देख रहे थे, उसमें हम लोग बायोलॉजी के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग चल रहे थे। पादप आर्थिक वनस्पति विज्ञान को भी हम लोग देखा, उस काफ़ी डिटेल चर्चा की है, उसके बारे में हम लोग अच्छी नॉलेज प्राप्त किए। सारे पौधों के बारे में, सारे वनस्पतियों के बारे में, खाद्यान्न फसलों के बारे में, तिलहनी फसलों के, दलहनी फसलों के, ये सारे फसलों के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन कर लिए हैं। तो आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स जो सेगमेंट्स है, सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा और सारे पौधों के बारे में आप लोग को अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। तो उसी क्रम में हम लोग आज का नया चैप्टर है रोग और उपचार। जो विषाणु जनित रोग जो है उसको हम लोग देखेंगे। विषाणु जनित रोग जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए विषाणु के बारे में बात कर ले। विषाणु जो होता है, इस शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन शब्द के वायरस से हुई है और विषाणु शब्द का जो अर्थ होता है वो विष और आणु होता है और ये आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं और रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं विषाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणु जो होता है जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य इत्यादि को। ओके, तो आपको विषाणु के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है। जीवाणु भोजी जो होता है इसका इंग्लिश होता है बैक्टीरियोफेज। तो आपको बताना है जीवाणु भोजी क्या है। पुच्छ युक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट। तो जीवाणु भोजी जो होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है और अन्य प्रकार के जो वायरस की भांति इसमें भी प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए को कहते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। जीवाणु से आप जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु समझ सकते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग है जो कीट के काटने से होता है। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आपका डेंगू जो होता है ये बुखार में हड्डी और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और तेज बुखार भी होता है और एक प्रकार का विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडिस एल्बोपिक्टस तथा एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं और यह रोग जो होता है महामारी के रूप में अचानक फैलता है और इस रोग को जो है हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं, ज्वर मतलब बुखार होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। डेंगू जो है ये कीट के काटने से फैलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार जब होता है तो मानव शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए क्या हो सकता है। डेंगू बुखार के बारे में आपको पता चल गया। डेंगू बुखार क्या होता है, डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है अभी मैंने बता दिया। तो डेंगू ज्वर जो होता है इसमें हड्डी और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और तेज बुखार होता है और यह एक प्रकार का विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस और एडिस एल्बोपिक्टस तथा एडिस इजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं और यह रोग जो होता है यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं और डेंगू बुखार से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं या रोगी होते हैं उनके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है कम हो जाती है और चूंकि जब प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इसकी कम जो होती है इसकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो जाता है। प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो असामान्य रूप से रक्तस्राव होने लगता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की जो है कमी हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? आपको बताना है सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्र मतलब मानव के रहने वाले क्षेत्र से दूर रखना इसमें किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया के, जापानी इंसेफेलाइटिस के, फील पाँव के, पोलियो के। तो चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है ये आपका राइट हो जाएगा। ये जो होता है एडिस एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाने जाते हैं
और पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारण जो है विषाणु का वाहक होता है। ये जो एडीज एल्बोपिक्टस होता है ये इतने सारे रोगों के वाहक होते हैं। और जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का जो कारक होता है वो फ्लेबी बिराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं और इस विषाणु में मानव एवं जंतु संक्रमित होते हैं। और जापानी इंसेफेलाइटिस रोग में जो है मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। और सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन का जो है उन्मूलन में सहायक होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। और जापानी इंसेफेलाइटिस में आपका मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है और इस विषाणु से मानव और जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। और ये आपका किस मच्छर से पहुंचता है? तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। पीला बुखार निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, घरेलू मक्खी, ऊपर इसमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? पीला ज्वर किसके द्वारा होता है? तो पीला ज्वर बुखार या ज्वर इसी को कहते हैं। पीला बुखार या पीला ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग होता है और इस रोग का जो कारक होता है एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका जो संचरण है या फैलाव है वो एडीज जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन में कहीं मच्छर दिया नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? पहला ऑप्शन पीत ज्वर, सेकंड डेंगू, थर्ड है चिकनगुनिया, फोर्थ जापानी इंसेफेलाइटिस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं होता है। अभी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो एडीज एल्बोपिक्टस जो होता है उसे हम टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं और ये पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया और सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का जो कारक है ये फ्लेवी बिराइडी कुल का विषाणु होता है और इस विषाणु के जो वाहक होते हैं वो सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर में होते हैं और इस विषाणु से मानव और जंतु दोनों संक्रमित होते हैं। तो आपका कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा? और जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसीलिए सुअरों के जो रिहायशी क्षेत्र हैं सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? आपको बताना हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डरने की जो प्रक्रिया होती है वो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी को पानी के समान प्रयोग से डर नहीं लगता है बल्कि नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या उसमें तैरने से वो घबराते हैं। और हाइड्रोफोबिया जो होता है इसका जो पुराना नाम था वो रेबीज का पुराना नाम हाइड्रोफोबिया था। और रेबीज जो है इसका विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। रेबीज विषाणु जो होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है या केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है और रेबीज का ही पुराना नाम हाइड्रोफोबिया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्सों को संक्रमित करता है? त्वचा, मानव रुधिर कोशिकाएं, मस्तिष्क, फेफड़े। तो इसका आंसर तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं क्योंकि मैंने जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में कई क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस में आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पे जो चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है उस किस रोग के कारण? ल्यूकीमिया, पैरालाइसिस, स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस। तो चलिए आप बता दीजिए कौन सा होगा इसमें। आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु पे चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला जो रोग है वो किसके कारण होता है? इसमें कौन सा? तो मेनिंजाइटिस वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो आपका ये मेनिंजाइटिस वायरस जो है ये बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से होता है जिससे मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, मेनिंजाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है जीवाणु, रोटावायरस, अमीबा, कवक। तो आपको बताना भारत में जो जन्म लेते हैं 200 शिशु जन्म लेते हैं तो उनमें से एक शिशु जो होता है वो अतिसार से मर जाता है। उसका क्या कारण होता है? जीवाणु होता है, रोटावायरस होता है, अमीबा होता है, कवक होता है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? कोशिश कीजिए आंसर देने की।
तो विषाणु, जीवाणु तथा अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो जाता है। और वयस्कों में जो अतिसार का प्रमुख कारक होता है वो नोरोवायरस होता है, जबकि बच्चों में जो रोटा वायरस का संक्रमण होता है वो अतिसार का प्रमुख कारण होता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, वयस्कों में जो अतिसार होता है वो नोरोवायरस के कारण होता है, बच्चों में जो होता है अतिसार वो रोटा वायरस के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया, रोटा वायरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग है वो विश्व के बड़े क्षेत्र में या बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिजूटिक। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है। तो जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहलाती है। और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में किसी निश्चित जो है जनसंख्या होती है उसमें बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में फैल जाता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक की स्थिति का जब विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में विस्तार हो जाता है तो इसे पेंडेमिक कहते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो कोरोना वायरस था वो किस प्रकार का रोग था, इसमें से कौन सा था? पेंडेमिक था, एपिडेमिक था, एंडेमिक था, एपिजूटिक था? तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा हो सकता है। फिर से हम एक बार बता दें कि जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उसमें कम समय में बहुत तेज़ी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक स्थिति का जो है विश्व के जब बृहत्तम क्षेत्र में विस्तार हो जाता है तो इसे हम पेंडेमिक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक क्या है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो पेंडेमिक हो गया, और यदि अस्थायी रूप से है तो वो एंडेमिक हो जाएगा। लेकिन एपिडेमिक जो है वो अगर विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम पेंडेमिक कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? पहला ऑप्शन तपेदिक, हर्पीज, रेबीज। सेकंड है मम्स, रेबीज, हर्बीज। थर्ड है कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस। फोर्थ है छोटी माता, कैंसर, तपेदिक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है जो सारे विषाणु जनित बीमारी हैं, सारे रोग जो है विषाणु से फैलते हैं, इनमें से कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो मम्स जो होता है, मम्स या उसे कंठमाला रोग भी कहते हैं। मम्स या कंठमाला जो होता है एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। और रेबीज भी विषाणु जनित रोग है, और हर्पीज नामक जो रोग है ये भी विषाणु से फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, मम्स, रेबीज और हर्बीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा? मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। तो आपको बताना जो पोलियो का वायरस होता है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है, किस माध्यम से प्रवेश करता है। तो पोलियो जो होता है एक संक्रामक रोग होता है जो पोलियो मिलाइटिस विषाणु द्वारा होता है, और इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो तंत्रिका तंत्र है। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाओं तक जो पहुंचाने में अक्षम हो जाती है, और पैरों में पक्षाघात या पैरालाइसिस हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, दूषित भोजन तथा जल। पोलियो जो होता है ये पोलियो मिलाइटिस नामक विषाणु द्वारा होता है, और यह जो है इसका जो संचरण होता है वो दूषित भोजन और जल द्वारा होता है। इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और यह विषाणु जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंच जाता है तो जो तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे ये मस्तिष्क तक सारी सूचनाएं नहीं पहुँच पाती हैं, और ये तंत्रिकाएं जो होती हैं सूचनाओं को पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं, जिससे हमारा जो है पैरों में पैरालाइसिस नामक बीमारी हो जाता है, जिसे हम लकवा भी कहते हैं, पक्षाघात भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो चलिए अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की जो खोज है ये सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। और पोलियो जो है बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं, और यह रोग जो है पोलियो विषाणु द्वारा होता है, जिससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, जोनास साल्क जो है ये पोलियो के टीके की खोज किए थे, वो भी 1952 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? चेचक, टिटनस, टीबी, पोलियो। तो आपको बताना है जो साल का टीका है वो किस रोग से संबंधित है, चेचक से है, टिटनस से है, टीबी से है, पोलियो से। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। मैंने आपको डिटेल में इसका भी आंसर बता दिया है। तो पोलियो के टीके की जो खोज है वो सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में की है। और पोलियो जो है बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिससे ये विकलांग हो जाते हैं। और यह रोग जो होता है पोलियो विषाणु द्वारा होता है, जिससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। तो जो ये वैज्ञानिक हैं जोनास साल्क जो है, इन्हीं के नाम पर ये साल्क टीका का नाम पड़ा है। साल्क टीका का नाम पड़ा है। तो साल्क टीका किसके लिए है? पोलियो के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है? खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। तो चलिए इसका तो आप आंसर आसानी से बता सकते हैं, आपको पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, न्यूज़ में भी सुने होंगे, हर चीज़ से। तो बताइए, चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो पोलियो जो होता है एक संक्रामक रोग होता है जो पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। और रेबीज एवं जो खसरा है ये भी विषाणुजन्य रोग है। लेकिन जो तपेदिक है या क्षय रोग जो है ये एक संक्रामक रोग है जिसके कारण माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि टीबी रोग या क्षय रोग या किसके कारण होता है? तो ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो आपका ये जीवाणु के द्वारा फैलता है, ना कि विषाणु के द्वारा। ये आपका विषाणु जनित नहीं है, ये आपके जीवाणु द्वारा फैलता है। और जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये आपका एक वायरल रोग है। ओके, ये आपके लोगों से हाथ मिलाने या संपर्क में रहने, ये सारी गतिविधियां करने से भी आपको ये इस तरह का रोग हो सकता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो पहले ट्राईवैलेंट का था, अब उसको बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने कर लिया है। तो आपको बताना है, ऑप्शन था डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो। तो भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट जो ओरल पोलियो वैक्सीन था उसके स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय ले लिया है। और ट्राईवैलेंट वैक्सीन जो होते थे उसमें 3 प्रकार के पोलियो वायरस थे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी ट्राईवैलेंट वैक्सीन में। और जब 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 जो होते हैं इस प्रकार के विषाणु नहीं पाए गए, तो इसीलिए यह वैक्सीन जो है ज़रूरी देना आवश्यक नहीं समझा गया। इस वैक्सीन को तभी से बंद कर दिया गया और इसकी जगह पे बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण में होता है, जिसमें पोलियो विषाणु में जो टाइप 1 और टाइप 3 से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि टाइप 2 के विषाणु कहीं भी नहीं पाए गए 1999 के बाद। इसीलिए आपका ट्राईवैलेंट को बंद करके बाईवैलेंट शुरू कर दिया गया देने के लिए। और बाईवैलेंट जो होता है ये टाइप 1 और टाइप 3 से लड़ने के लिए, पोलियो विषाणुओं से लड़ने के लिए ये इसमें क्षमता होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा पोलियो के लिए। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट क्यों किया गया, क्योंकि ट्राईवैलेंट जो था उसमें 3 तरह के मतलब पोलियो वायरस से लड़ने की क्षमता थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और टाइप 2 के विषाणु नहीं मिलने के कारण इसको बंद करके टाइप 1 और टाइप 2 के पोलियो विषाणु से लड़ने की क्षमता के लिए बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया गया। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी है जो कोरोना वायरस से संबंधित है। मार्स, सार्स, कोविड-19, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। आप लोग कोरोना के बारे में बहुत सुनते थे तो आप लोग बता सकते हैं यदि कुछ याद हो तो वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोबल कोरोना वायरस या सार्स कोव-2 था, जो 2019 यनकोव भी लिखते थे इसको हम, 2000 कोव इस टाइप से भी लिखा जाता था, और सार्स कोव-2 भी लिखा जाता था। इसकी खोज हुई थी वर्ष 2019 में, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण था। कोरोना वायरस से जो संबंधित अन्य प्रमुख बीमारी थी वो सार्स था और मार्स था। सार्स जो होता था, सार्स का फुल फॉर्म था सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मार्स का जो फुल फॉर्म था वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। तो आपका, और कोविड-19 तो आप जानते ही हैं। तो आपका ये जो कोरोना वायरस से संबंधित आपके उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, तीनों आपके कोरोना वायरस से संबंधित है, सार्स, मार्स और कोरोना वायरस कोविड-19। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? पहला है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में,
पुनर्स्थापित जीन। सेकंड है भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास। तीसरा है वन्य प्राणी पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर। फोर्थ है विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो आपको बताना है कि ACE2 जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका ये भी IAS में आया हुआ क्वेश्चन है और अब मैंने पिछला भी कई क्वेश्चन जो बताए हैं उसमें से कई क्वेश्चन थे जो IAS में आए हुए थे। तो चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ACE2 जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2। फिर से बता दें, ACE2 का है एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2। ACE2 जो होता है ये कई प्रकार की कोशिकाओं के सतह पर मौजूद एंजाइम होता है और यह एंजाइम जो होता है ये बड़े प्रोटीन को विभाजित कर छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं, तो अपनी सतह पर स्पाइक जैसे प्रोटीन का उपयोग करते हुए SARS-CoV-2 जो वायरस था ये ACE2 से बंध जाता है और ACE2 जो है कोविड-19 वायरस के लिए एक सेलुलर द्वार के रूप में कार्य करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए होता है। ये आपका ACE2 पद का जो उल्लेख किया गया है ये विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए प्रयोग किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या है? आर्थोमिक्सो, राइनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस, पोलियो वायरस। तो आपको बताना है पैथोजीन जो एक प्रकार का जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा वायरस है। तो राइनो वायरस जो होता है ये पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। और जुकाम जो होता है एक संक्रामक रोग होता है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है और इससे जो है रोगी को सिरदर्द होता है, हल्का ज्वर होता है, नाक व आँख से पानी गिरता है। तो आप समझ गए होंगे कि पैथोजीन जो है ये सामान्य जुकाम के बुखार के लिए सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है और ये जो होता है आर्थोमिक्सो होता है आपका इस वायरस का नाम है। तो राइनो वायरस जो होता है पैथोजिन सामान्य जुखार के लिए उत्तरदायी होता है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक और वायु इत्यादि के माध्यम से संचलित होता है और इससे रोगी को सिर दर्द होता है, हल्का बुखार होता है, नाक व आँख से पानी गिरता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। सॉरी, राइनो वायरस है, हम राइनो वायरस पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं पहला ऑप्शन। तो राइनो वायरस के बारे में ही बताए थे। राइनो वायरस जो है पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नए वायरस के बारे में भी आप लोग जाने होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें, जो ना समझ में आए उसको आप लोग बार बार पढ़िए और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो को बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें, जिससे आप लोग को भूले ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।